मेरा देवर एक मसाज सेंटर चलाता था। वो मसाज सेंटर हमारे घर में ही था। औरतें और आदमी बहुत दूर दूर से आया करते थे उससे मसाज कराने के लिए। उसने कोई भी हेल्पर नहीं रखा था, वो खुद ही सबकी मसाज करता था। मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं उसे मसाज करा लूं, लेकिन शर्म इतनी आती थी कि कभी हिम्मत ही नहीं हुई उसे बोलने की। एक रात मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मैंने उसे कहा, कमरे की लाइट बंद करके तुम मेरी मसाज कर दो। उसने कमरे की लाइट बंद की और मेरी मसाज करना शुरू किया, पर उसने तो मेरे सारे कपड़े। मैं और मेरे पति साथ ही काम करते थे। हमारी जिंदगी इतनी कामकाज भरी थी कि आराम का वक्त ही नहीं मिलता था। पर अब मैं इन सब चीजों से थक चुकी थी। मुझे थोड़ा आराम चाहिए था। लगभग पिछले 6 सालों से मेरा एक ही रूटीन चल रहा था। बिल्कुल फर्क नहीं आया था मेरे रूटीन में। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले सबके लिए नाश्ता बनाती थी। उसके बाद घर के सारे काम करती और फिर पति के साथ खेतों में काम करने के लिए जाती थी। दोपहर में वापस घर आकर फिर से दोपहर का खाना बनाती और खाना लेकर वापस अपने पति को देने जाती थी। अकेले ही मैं पूरे घर का काम किया करती थी। घर में मेरे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं थी। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। उसके बाद भी खेतों में काम करना, घर का काम करना, सब कुछ। मैं बहुत थक चुकी थी अब इन सब से। जब मैं सुबह खेतों में काम करने के लिए बाहर जाने लगती तो हमारे मोहल्ले की और दूसरे गांव की औरतें और आदमी मेरे देवर के पास मसाज के लिए आया करते थे और यही सिलसिला रात तक चलता रहता था। अच्छी खासी आमदनी कर लेता था मेरा देवर। वो पढ़ा लिखा था तो खेतों में काम करना उसको अच्छा लगता ही नहीं था। इसी वजह से मुझे अपने पति की मदद करनी पड़ती थी। पर बात सिर्फ ये नहीं थी। हमारे गांव का रिवाज भी था कि हर औरत अपने पति के साथ खेतों में उनकी मदद करने के लिए जाया करती थी। बहुत पहले से औरतें यही करती आई थी। घर की जिम्मेदारी भी उनके सर पर और खेतों में भी हाथ बटाना। हमारे गांव की तो हर औरत का यही हाल था कि सब थकान से चूर रहती थी। मुझे भी बहुत ज्यादा थकावट होने लगी थी। कभी कभी मन करता था कि अपने देवर को बोलूं कि वो मेरी भी मालिश कर दे, मगर शर्म के मारे चुप हो जाया करती थी। वैसे मेरा देवर बहुत अच्छा इंसान था। वो किसी से भी ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद ही नहीं करता था। हमारे यहाँ घर के दूसरे मर्दों से बात करना अच्छा नहीं माना जाता था। जब मुझे जरूरत होती थी तो मैं तभी उससे बात करती थी। खाने के समय उसके कमरे में खाना रख कर वहां से चुपचाप निकल जाती थी। कभी कभी जब उसका मन होता था तो वो मेरे और मेरे पति के साथ बैठकर खाना खा लिया करता था, नहीं तो वो अपने कमरे में ही खाता था। मसाज सेंटर के लिए घर में ही अलग से कमरा था जिसका वो इस्तेमाल करता था। मैं जानती हूँ कि मसाज सेंटर थोड़ा आधुनिक नाम हो गया, लेकिन उस समय लोगों की मसाज के लिए कुछ अलग लोग होते थे, कपड़े धोने के लिए अलग लोग होते थे। हमारे समाज ने ही तो इस तरीके से हर जात को बांट रखा है। वैसे तो मेरा देवर बहुत शर्मीला और शांत था, पर मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर वो इस प्रवृत्ति का है तो वो कैसे किसी औरत की मसाज कर लेता होगा। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही थी। एक दिन मैंने ये बात अपने पति से की तो मेरे पति कहने लगे, इसमें शर्म की क्या बात है, ये उसका काम है। वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। अगर वो अपने काम से ही शर्माने लगेगा तो कमाएगा कैसे। मैंने उसके आगे उनसे कुछ नहीं कहा। कभी कभार मन करता था कि अपने पति को ही बोलूं कि वो मेरी मसाज कर दे, पर इतनी हिम्मत कभी हुई ही नहीं। शायद उम्र की वजह से भी ऐसा होने लगा था। मेरे ससुर जी तो काफी पहले हम सबको छोड़कर चले गए थे। मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी सास भी हमें छोड़कर चली गई। जब तक वो थी तो उन्होंने मुझे कभी चैन से जीने ही नहीं दिया था, और उनके जाने के बाद एक अलग तरीके की परेशानी आ गई थी। घर की जिम्मेदारी जो आ गई थी सर पर। सास के रहते हुए तो बहुत बंदिश थी। कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, क्यों जा रही हो, क्या कर रही हो, मेरी हर हरकत पर उनकी नजरें रहती थी। बहुत परेशान हो गई थी मैं उस समय। अभी मेरी शादी को साल भर भी नहीं हुआ था कि उन्होंने मुझे बच्चों का ताना देना शुरू कर दिया था। मैं तो हमेशा ऊपर वाले से यही मांगती थी कि वो मेरी गोद भर दे ताकि मुझे इनके तानों से छुटकारा मिले, लेकिन शायद मेरी किस्मत में और समय लेना लिखा था। कुछ समय बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। हर डॉक्टर, हर हकीम से उनका इलाज कराया था, मगर उनकी बीमारी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने अपने दोनों ही बेटों को बहुत प्यार से पाला था। दोनों बेटे भी उनको बहुत प्यार करते थे, पर वो थोड़ी गुस्से वाली औरत थी। दोनों ही बच्चे अपनी माँ की हर बात मानते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरी सास कह दे और इन दोनों में से कोई भी उस बात को टाल दे। देखते ही देखते मेरी सास चारपाई से उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब उनके इलाज में लग गई। दोनों बेटे उनकी चारपाई से चिपक कर ही दिन रात बैठा करते थे, इसी उम्मीद में कि शायद वो बच जाएंगी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने के इलाज के बाद वो हम सबको छोड़कर चली गई। उसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर आ गई।
मुझे अपने घर के कामों के साथ साथ पति की मदद भी करनी होती थी। सास की बीमारी में इतना पैसा लग गया था कि अब हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। मेहनत डबल करने की जरूरत थी क्योंकि कर्ज इतना हो चुका था। हम तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि जल्दी से कर्ज से मुक्ति मिले। मैं जब खेतों में जाती थी तो हमारे घर औरतें आना शुरू कर देती थी मसाज के लिए। इतना समय हो चुका था लेकिन आज तक भी मैंने किसी के मुंह से अपने देवर के लिए कुछ गलत नहीं सुना था। हर कोई बस उसकी तारीफ ही किया करता था। पर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। मैं जब दोपहर का खाना बनाने के लिए अपने घर आई तो हमारे मोहल्ले में ही रहने वाली एक लड़की निशा मेरे देवर के कमरे से रोते हुए बाहर जा रही थी। मैं तो ये देखती ही रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो रोते हुए बाहर क्यों गई है, क्योंकि मेरे देवर की शराफत का गवाह तो पूरा गांव था। आज तक भी किसी ने एक शिकायत उसके लिए नहीं की थी कि उसने किसी को भी थोड़ी तकलीफ पहुंचाई हो। फिर निशा रोते हुए बाहर क्यों गई थी? मैं कुछ गलत ही सोचने पर मजबूर हो गई। मैं घर के दूसरे कामों में लग गई और ये बात मेरे ध्यान से ही निकल गई। इस बात को अभी कुछ दिन ही हुए थे कि जब मैं एक दिन खेतों में वापस आ रही थी तभी मुझे निशा टकराई। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। मैं उसकी बातों को सिर्फ सुन के हाँ में जवाब दे रही थी क्योंकि मुझे घर जाकर खाना बनाना था। बहुत देर हो रही थी मुझे, और खाना लेकर वापस अपने पति के पास खेतों में भी तो जाना था। मुझे बातों ही बातों में वो कहने लगी कि दीदी आपके देवर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और इतना कहकर वो अपने घर में वापस चली गई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाती उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं वापस यही सब सोचते हुए घर आई। दिमाग में बस यही चल रहा था कि उस दिन वो क्यों रो रही होगी। क्या मेरे देवर ने वाकई उसके साथ कुछ किया है? वैसे अगर देखा जाए तो वो लड़की खुद ही पूरे मोहल्ले में बदनाम है। मेरे पति ने भी बहुत सारी बातें मुझे उसके बारे में बताई है। वो अक्सर कहते हैं कि इस लड़की ने हमारे पूरे मोहल्ले का नाम खराब किया हुआ है। अपने घर के कामों के चक्कर में मुझे कभी इतनी फुर्सत हुई ही नहीं कि मैं मोहल्ले भर की औरतों के साथ बैठकर बातें करती, जो मुझे कुछ और बात पता चलती। मैंने सोचा कि रात को जब मेरे पति आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी जो मुझे निशा ने कहा है। जब शाम का वक्त हुआ तो उन्हें खाना देने और घर के बाकी कामों में मैं ये बात फिर भूल गई कि मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। एक दिन मैं और मेरे पति खेतों में काम कर रहे थे जब हमारे मोहल्ले में ही रहने वाला एक आदमी भागता हुआ वहां पर आया और मेरे पति को कहने लगा कि भैया जल्दी घर चलिए। ये बात सुनकर मेरे और मेरे पति के तो होश ही उड़ गए कि ना जाने क्या बात हो गई। हम जब घर आए तो हमारे घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। ऊंचा ऊंचा बात करने की आवाज आ रही थी। हम दोनों ने जब अंदर कदम रखा तो मेरा देवर वहीं अंदर था। वो अपना सर झुकाए चुपचाप खड़ा था। दूसरी तरफ जब निगाह गई तो वहां पर निशा अपने फटे हुए कपड़ों के साथ बहुत जोर जोर से रो रही थी। देवर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत हाथापाई भी हुई है। वहां के लोग कह रहे थे कि मेरे देवर ने निशा की इज्जत पर हाथ डाला है। उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। कुछ लोग बोल रहे थे कि लड़का अभी जवान है, जवान लड़की आई तो वो बहक गया और ऐसा कर दिया। हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि ऐसा निकल सकता है। उन सबकी बातें सुनकर मेरा तो जैसे मन ही बैठा जा रहा था। मैंने जब अपने देवर की तरफ देखा तो उसे देखकर लग रहा था कि वो शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा है। लोग बहुत हंगामा कर रहे थे। निशा के माँ बाप बोल रहे थे कि मेरे देवर को उससे शादी करनी पड़ेगी। मेरे पति बहुत गुस्से में बोले कि ज्यादा झूठ मत बोलो, तुम्हारी बेटी कैसी है वो पूरा मोहल्ला जानता है। उन्हीं लोगों में से कुछ और लोग बाहर निकल कर आए जिन्होंने मेरे देवर का साथ दिया। मेरे पति शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। मोहल्ले के बड़े लोग बीच में पड़े और मामले को वहीं पर शांत कर दिया। लेकिन इस वाकया से मेरे देवर की इतनी बदनामी हो चुकी थी, हर किसी ने उसके पास आना बंद कर दिया था। उसका काम लगभग खत्म हो चुका था। वो इतना परेशान हो गया था कि पूरे पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता था, किसी से बात भी नहीं करता था। उसको इस तरीके से देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आता था। सच कहूं तो मेरा दिल भी नहीं मान रहा था कि वो कभी ऐसा कुछ कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि उसको अपने साथ काम में लगाने की, लेकिन उसे खेतों में काम करना ही नहीं था। जैसे तैसे मेरे पति ने शहर में अपने एक दोस्त से बात की और उसकी नौकरी लगवाई। शहर में ही किराए पर एक उसने कमरा लिया और वहीं रहकर काम करने लगा। अब इस घर में सिर्फ मैं और मेरे पति रह गए थे। मुझे अपने देवर की कमी तो महसूस होती ही थी। मेरे पति भी उदास रहने लगे थे। हमेशा मैं यही सोचती थी कि वो लड़की कितनी गिरी हुई थी जिसने अपनी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा और पूरे मोहल्ले में अपना तमाशा बनवा लिया। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी पूरा भरोसा था। इतने सालों से मैं उसके साथ रह रही थी। मैंने कभी उसमें किसी तरीके का ऐब या किसी से भी बदतमीजी करते हुए नहीं देखा था। समय यूं ही गुजर रहा था कि एक दिन मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली, जिसको सुनने के लिए मेरे कान सालों से तरस गए थे। आप बिल्कुल सही समझे।
मैं माँ बनने वाली थी। इस खुशखबरी से मेरे पति भी बहुत खुश थे। उनको जैसे ही पता चला उन्होंने मुझे खेतों में आने के लिए मना कर दिया। घर के कामों में भी वो मेरा हाथ बटाया करते थे। ज्यादा से ज्यादा मुझे आराम करने के लिए कहते थे। एक नौकर भी रख दिया था उन्होंने घर में। वो बहुत खुश थे इस बच्चे को लेकर। आखिर हो भी क्यों ना, सालों इंतजार किया था हमने इस खुशी का। जब ये खुशखबरी मेरे देवर को पता चली तो वो मुझसे मिलने के लिए गांव आया था। खाना खाकर वो अपने कमरे में आराम करने के लिए गया। अब मेरे पति रात को काफी देर से आते थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। वो जानते थे कि बच्चा होने के बाद खर्च बढ़ जाएगा। मैं तो घर के थोड़े बहुत काम करके ही इतना थक जाती थी कि उनकी कोई मदद कर ही नहीं पाती थी। ना जाने मुझे उस रात को क्या हुआ था कि मैंने सोचा अपने देवर को बोलती हूँ कि वो मेरी मसाज कर देगा। प्रेगनेंसी की वजह से हाथ पैरों में बहुत दर्द होता था और बहुत थकान महसूस होती थी। मैं अपने देवर के कमरे में गई तो मुझे देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि मैं उसके कमरे में बहुत कम ही जाती थी। काफी देर तक वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही कि बोलूं या नहीं बोलूं। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने उसे बोला कि क्या तुम मेरी मसाज कर दोगे? प्रेगनेंसी की वजह से मुझे हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है। अगले ही पल जो जवाब मैंने सुना उससे मुझे खुद पर ही शर्म आ गई। मेरा देवर कहने लगा कि नहीं भाभी, मुझे माफ करिए। ले देकर मेरे पास सिर्फ एक भाई का रिश्ता बचा है, उसे मैं अब नहीं खो सकता। मैं अपने भाई से किसी हाल में रिश्ता खराब नहीं कर सकता। आप प्लीज जाओ यहां से। अपने देवर की इस लहजे में बात सुनकर मैं वहीं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा था कि शायद देवर ने मेरी बात को गलत तरीके से ले लिया। सोच रही थी कि ना जाने क्यों बोल दिया मैंने उसे। बोलना ही नहीं चाहिए था। क्या सोच रहा था वो मेरे बारे में। अगले दिन ही अपने मोहल्ले से मुझे एक ऐसी बात सुनने को मिली जिससे मेरे होश उड़ गए। मेरे घर पर जो नौकरानी काम करती थी उसकी बेटी निशा की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने बताया कि निशा ने उसे कहा था कि उसने मेरे देवर पर गलत इल्जाम लगाया था। वो उससे शादी करना चाहती थी, उसे बहुत प्यार करती थी, मगर मेरा देवर था कि वो कभी नजरें उठाकर देखता तक नहीं था। निशा ने एक दो बार उससे इस बारे में बात भी की थी, पर उसने साफ मना कर दिया और निशा ने मेरे देवर के ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया ताकि उसे मजबूरी में उससे शादी करनी पड़े। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी कि कैसे कोई लड़की अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करेगी। पर इसका खामियाजा उसे खुद ही भुगतना पड़ा था, क्योंकि उसके लिए रिश्ते आने बंद हो गए थे। अब इस बात के बाद उसकी गांव भर में बहुत बदनामी हुई। कहते हैं ना, जब किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद ही गिरते हैं उसमें। वही उसके साथ हुआ था। कुछ समय बाद उसके लिए एक रिश्ता भी आया था। रिश्ता तो क्या ही था, 41 साल का आदमी था। अब क्योंकि निशा की भी उम्र हो रही थी तो उसके माँ बाप ने उसी आदमी से उसकी शादी कर दी और वो हमारे मोहल्ले से चली गई। धीरे धीरे निशा की हरकत के बारे में पूरे मोहल्ले में पता चल गया और मेरे देवर के ऊपर जो एक लांछन लगा था वो मिट गया। पर मेरे मन में तो आज भी वही बात चल रही थी जो उस दिन मेरे देवर ने कही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या सोच लिया था उसने मेरे बारे में। ये सब सोच सोचकर मेरा तो जैसे दिमाग ही खराब हुआ जा रहा था। कुछ समय बाद मेरा देवर फिर शहर से कुछ दिनों के लिए घर आया। ना जाने क्यों मुझसे नजरें चुरा रहा था। मैंने भी उससे ज्यादा बात नहीं की, मुझे खुद शर्म आ रही थी। जब मैं अपने देवर के कमरे में खाना देने के लिए गई तो वो मुझे कहने लगा कि भाभी आप यहाँ बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मुझे आपसे उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। पर मैं क्या करता, निशा ने मेरे साथ जो किया उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि हर औरत वैसी ही होती है। कहीं अगर आपकी मैंने मसाज की तो आप भी मुझ पर कोई इल्जाम न लगा दे। मैं जानता हूँ कि उस दिन उस दौरान मैं कैसे रहा हूँ, कैसे मैंने सबसे नजरें मिलाई हैं। घर से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। देवर से उस दिन बात करने के बाद मानो मेरा मन भी हल्का हो गया। उसकी मन स्थिति मैं समझ गई थी। मैं मुस्कुराई और मैंने उसे कहा कि तुम्हारे मन की स्थिति मैं समझती हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस उस दिन तुमने जिस तरीके से मुझे जवाब दिया था मुझे लगा कि शायद तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। वो बात उस दिन नहीं वहीं खत्म हो गई। वो वापस शहर चला गया। कुछ दिनों में जब उससे फोन पर बात हुई तो उसने बताया कि वो अपने ऑफिस की ही लड़की को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। भला मुझे और मेरे पति को इस बात से क्या परेशानी हो सकती थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे। हमने उसे कहा कि तुम उससे शादी कर लो तो वो कहने लगा कि अभी नहीं करूंगा, जब मेरा भांजा या भांजी इस घर में आ जाएंगे उसके बाद ही करूंगा। कुछ समय में ईश्वर ने मुझे एक सुंदर सी बेटी दी और उसके कुछ समय बाद हमने देवर की शादी भी पक्की कर दी। अभी मेरे देवर की शादी हो गई है। मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है वो मेरा और मेरे बच्चे का। अब हम सभी एक साथ ही रहते हैं, सब कुछ अच्छा है। ये हमारा जीवन है जिसमें अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे जो निशा जैसे होते हैं,
जो अपनी जिद के आगे ये तक नहीं सोचते कि उनकी जिद के लिए किसी को क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मेरे देवर का सारा काम उसी की वजह से तो बंद हो गया था। हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए, अगर नहीं बन सकते तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।